हवेली में अपने नौकर के साथ बैठा हुआ था कि तभी आदित्य नाम का एक गरीब कुम्हार वहां आ पहुंचा। साहूकार, मुझे कुछ कर्ज की जरूरत है। मेरे घर पर कुछ भी नहीं बना। मेरा परिवार भूखा है क्योंकि इस समय मेरा धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है। ये सुनकर साहूकार हंसने लगा और आदित्य की ओर देखकर बोला, कर्ज तो ऐसे मांगने आया है जैसे कि सारे गांव के सारे खेत तेरे ही अधिकार में। अरे मूर्ख, कभी सोचा है कि तू जैसे कंगाल को कर्ज देकर मुझे क्या फायदा होगा? तू चुकाएगा कैसे? साहूकार, मैंने कहा ना, मेरा धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है। इस समय मेरे बर्तन बिक नहीं रहे। जैसे ही बर्तन बिकने शुरू होंगे मैं तुम्हारा पूरा पैसा चुका दूंगा। बात तो ऐसा कर रहा है जैसे कि तेरा व्यापार केवल इस गांव में नहीं बल्कि आसपास के गांव में फैला हुआ है। अरे तू एक गरीब कुम्हार है, मुश्किल से 20-25 बर्तन बनाता है और उन 20-25 बर्तन में से भी केवल उतने ही बर्तन बिक पाते हैं जितने से तू अपने घर परिवार के लिए कुछ आटा और सब्जी खरीद सके। मैं तुझ जैसे कंगाल को कर्ज नहीं दे सकता। चल निकल जाए यहाँ से। आदित्य अपमानित होता हुआ नम आंखों से साहूकार की हवेली से बाहर निकल गया। आदित्य अपने घर पहुंच गया जहां उसकी पत्नी राधा भूखी बैठी हुई थी। क्या हुआ? जमींदार ने कर्ज दिया या नहीं? राधा, वहाँ जाने से पहले ही मैंने तुमसे कहा था कि गरीबों को कोई कर्ज नहीं देता। जमींदार ने मुझे कर्ज तो नहीं दिया, हाँ अपमानित बहुत किया। राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैंने साहूकार के यहाँ पर अपने लिए नहीं भेजा था। मैं भूखी रह सकती हूँ लेकिन अपनी 5 साल की पुत्री को भूखा नहीं देख सकती जो पिछले 2 दिन से केवल खाना मांग रही है। वरना बच्चे तो इस उम्र में खिलौने मांगते हैं। इतना कहकर राधा फूट फूट कर रोने लगी। तभी उनकी पुत्री चंपा वहां आ गई। पिताजी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेरी बेटी, तू चिंता मत कर, मैं कहीं से खाने का इंतजाम करके आता हूँ। इतना कहकर आदित्य घर से बाहर निकल गया। आदित्य सीधा मुखिया के घर गया और हाथ जोड़कर विनती करने लगा। मुखिया जी, मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरा परिवार 3 दिन से भूखा है। आदित्य, एक तो वर्षों बाद तेरी संतान हुई और वो भी पुत्री। अगर तेरा पुत्र होता तो आज वो जवान होता, तेरे कंधों से कंधा मिलाकर चलता। लेकिन शायद तेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आदित्य खाना लेकर अपने घर लौट आया। चंपा खाना देखकर उस पर टूट पड़ी। आदित्य और राधा उसे खाते हुए देखने लगे। एक रोटी खाने के बाद चंपा बाकी का खाना अपनी माँ और पिता की ओर बढ़ाते हुए बोली, मैं जानती हूँ आप दोनों भी भूखे हैं। मेरा पेट भर गया है, अब आप खा लीजिए। मैं जानती हूँ मेरी बेटी, तेरा पेट नहीं भरा है, लेकिन तू खुद से हमारी भूख नहीं देख सकी।
आदित्य की आंखों से भी आंसू बहने लगे और वो चुपचाप बाहर चला गया। रात को जब चंपा सो गई तो आदित्य उसे निहार रहा था। तभी राधा वहां आ गई। क्या हुआ? आप सोती हुई अपनी बेटी को क्यों देख रहे हैं? कभी कभी सोचता हूँ कि हमारी बेटी का क्या होगा। क्या मतलब? क्या होगा? सोच रहा था कल को हमारी पुत्री जवान होगी, हम उसके हाथ पीले कैसे करेंगे? हम उसे पेट भर के भोजन तो नहीं दे पा रहे, उसका ब्याह कैसे करेंगे? मुखिया ने आज जो बात कही उसमें सच्चाई थी। मुखिया जी ने ऐसा कह दिया? मुखिया ने सही कहा था कि अगर हमारा पुत्र होता तो आज वो जवान होता, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता और राधा चंपा के साथ खेलने वाला भाई भी होता। राधा की आंखों में आंसू आ गए। चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए। जिस तरह अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते, वैसे ही बुरे दिन भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। अगले दिन आदित्य मिट्टी के खिलौने फिर से बनाने लगा। तभी वहां पर चंपा आ गई। पिताजी, मुझे भी मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाइए ना। आदित्य मुस्कुराया और चंपा की ओर देखकर बोला, बिटिया, अगर तुम लड़का होती तो तुम्हें जरूर मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाता। बेटिया तो पराया धन होती है। चंपा बर्तनों को देखने लगी। पिताजी, आपको ऐसा नहीं लगता कि मिट्टी बर्तनों के लिए थोड़ी सी ठीक नहीं है? देखिए, आपने कितनी मेहनत से एक बर्तन बनाया, लेकिन मेरे पकड़ते ही टूट गया। शायद इसी वजह से आपके मिट्टी के खिलौने बाजार में नहीं बिक पाते हैं। ये सुनकर आदित्य चौंक गया और मिट्टी की जांच करने लगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। कल मैं जंगल से मिट्टी लेने जाऊंगा। अगले दिन आदित्य जंगल से मिट्टी लेने गया। वो मिट्टी खोदने लगा। तभी अचानक उसका हाथ किसी चीज से टकराया। लगता है मिट्टी के अंदर कोई वस्तु है। उसने वस्तु को निकाला तो वो खड़ा हो गया, क्योंकि वो घड़ा रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था। तभी वहां पर एक साधु आ गया। जो घड़ा तुम्हारे हाथ में है वो मामूली नहीं है, नियति ने तुम्हें चुना है। क्या ये घड़ा जादुई है? हाँ, इस घड़े से तुम जो भी मांगोगे ये तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। परंतु याद रखना, कुछ ऐसा मत मांग लेना जिससे तुम्हारे मन में लालच पैदा हो जाए। अगर लालच आ गया और तुम दोबारा इस घड़े से कुछ भी मांगोगे तो ये घड़ा तुम्हें जो कुछ भी देगा वो सब कुछ तुमसे छीन लेगा और तुम्हारी हालत पत्थर से भी बदतर हो जाएगी। ये सुनकर आदित्य गहरी सोच में डूब गया। ठीक है साधु महाराज, मैं कुछ भी ऐसा नहीं मांगूंगा जिससे मेरे मन में लालच पैदा हो।
साधु मुस्कुराया और बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। आदित्य वो घड़ा लेकर घर आया और सारी घटना अपनी पत्नी राधा को बताई। तो फिर देर किस बात की है? इस घड़ी से ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं मांग लो ताकि हमें कभी भी गरीबी का सामना ना करना पड़े। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। नहीं राधा, मैं इस घड़े से वो नहीं मांगूंगा जो खत्म हो जाए। मैं इस घड़े से कुछ और मांगूंगा। पर क्या? संतान। सोचा था अगर हमारा पुत्र होता तो वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं इस घड़े से संतान मांगूंगा, क्योंकि जब मनुष्य के अंदर बुढ़ापा आ जाता है तो धन उसके काम नहीं आता। तब काम आती है उसकी संतान, जो उसकी देखरेख करती है। मुझे आपकी सोच पर गर्व है। आदित्य ने घड़े की ओर देखा और बोला, मेरी एक पुत्री है, पुत्र नहीं। और मेरी पुत्री हमेशा इस दुख में जीती है कि उसका कोई भाई नहीं है। और अब मेरी पत्नी दूसरी संतान नहीं दे सकती, क्योंकि वैद्य जी ने मना कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक सुंदर नवजात पुत्र दे दो। ये कहते ही घड़े से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और अगले ही पल एक नवजात शिशु आदित्य के सामने प्रकट हो गया। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इसने अभी अभी जन्म लिया है। ये तो बिल्कुल सुंदर राजकुमार लगता है। आज से ये हम दोनों का पुत्र है और इसे अशोक कहकर बुलाया जाएगा। राधा उस घड़े को सुरक्षित स्थान पर रख देती है। समय ऐसे ही बहता रहा। अशोक आदित्य और राधा की छांव में पलने लगा। देखते ही देखते 20 वर्ष बीत गए। चंपा जहाँ 25 वर्ष की हो गई थी, वहीं अशोक एक सुंदर नौजवान बन चुका था। पिताजी, आप मिट्टी के खिलौने कितने अच्छे बनाते हो, लेकिन ये बाजार में नहीं बिकते। जानते हो क्यों? क्यों बेटा? पिताजी, वो इसलिए क्योंकि गांव में वैसे ही गरीबी है। मैं चाहता हूँ कि मैं इन बर्तनों को दूसरे गांव में जाकर बेचूं और ढेर सारा धन कमाऊं। उस धन से एक छोटी सी जमीन खरीदूं और उसमें खेती करूं। ये सुनकर आदित्य मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी सोच तो बहुत अच्छी है बेटा। सोच मनुष्य की हमेशा बड़ी ही होनी चाहिए। उसी दिन से अशोक अपने पिता के साथ मेहनत से मिट्टी के बर्तन बनाने लगा और दूसरे गांवों में बेचने लगा। देखते ही देखते आदित्य के पास ढेर सारा धन एकत्रित हो गया। एक दिन अशोक अपने पिता के सामने ढेर सारा धन रखते हुए बोला, पिताजी, ये देखिए, जो मैंने सोचा था वही हुआ। अब हमारा बर्तनों का व्यापार राज्य में जम चुका है। अब से आप राज्य में बर्तन बेचिएगा और मैं इन पैसों से जमीन खरीदकर उसमें खेती करूंगा। दोनों तरफ से जब धन आएगा तब हम मिलकर अपनी बहन चंपा का विवाह धूमधाम से कर सकते हैं। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने बेटे को गले से लगा लेता है। आज मुझे यकीन हो गया
कि मैंने जो कुछ भी मांगा था वो गलत नहीं मांगा था। क्या मतलब? कुछ नहीं बेटा, तू नहीं समझेगा। अगले दिन आदित्य अपने पुत्र अशोक को लेकर मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया जी, मेरा बेटा किसान बनना चाहता है, इसलिए हमें आपकी वो जमीन खरीदनी है जो आप बेचना चाहते थे। इसका मतलब तुम्हारे बेटे ने जमीन को खरीदने के लिए धन एकत्रित कर लिया है। आपने बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। जब तुम्हारा बेटा दिन रात मेहनत करके राज्य में बर्तन बेच रहा था, तभी मैं समझ गया था कि उसका सपना बड़ा है। देखा आदित्य, तुमसे कहा था ना, अगर तुम्हारा पुत्र होता तो वो तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चलता। और देखो, तुम्हारा पुत्र अब वाकई कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। आदित्य मुस्कुरा पड़ा। मुखिया जमीन के कागज आदित्य को सौंप देता है। अशोक, जमीन तो तुमने खरीद ली, लेकिन बीज खरीदने के लिए धन तो बचा ही नहीं। अब क्या करना है? अशोक गहरी सोच में डूब गया। पिताजी, इस वर्ष बारिश अच्छी हो रही है। मिट्टी के खिलौने बेचकर अगर धन जमा करेंगे तो हमें समय लगेगा, और समय हमारे पास कम है, क्योंकि अगर अनाज की फसल अभी नहीं बोई गई तो फिर 5 या 6 महीने हमारे लिए बेकार हो जाएंगे और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज अगर हम बीज बो देते हैं तो फसल कटकर तैयार हो जाएगी, और उस फसल को बेचकर हम इतना धन कमा सकते हैं कि हम अपनी बहन चंपा का विवाह धूमधाम से कर सकें। ये सुनकर आदित्य गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद बोला, बेटा, तुम्हारा दिमाग वाकई एक बड़े व्यापारी जैसा है। मुझे तुम्हारी सोच पर गर्व है। फिर तो केवल एक ही उपाय है, हमें साहूकार से बीज बोने के लिए कुछ कर्ज लेना होगा, और मिट्टी के खिलौने तो मैं वैसे भी राज्य में बेच ही रहा हूँ। हम उसका कर्ज बहुत जल्दी चुका देंगे। अशोक तैयार हो गया। आदित्य अपने पुत्र अशोक को लेकर साहूकार के दरवाजे पर जा पहुंचा। साहूकार, मेरे बेटे ने जमीन खरीदी है, लेकिन हमें बीज के लिए थोड़े कर्ज की आवश्यकता है। वैसे तो ज्यादा आवश्यकता नहीं है, कुछ ही दिन बाद बर्तन बेचकर इतना धन आ जाएगा कि हम बीज खरीद सके, लेकिन फसल का महीना निकल जाएगा, जो कि मेरा बेटा नहीं चाहता। साहूकार मुस्कुराने लगा। याद है आदित्य, 20 वर्ष पहले भी तुम मेरे दरवाजे पर कर्ज मांगने आए थे, लेकिन उस समय तुम्हारी स्थिति बहुत ही खराब थी। परंतु तुम्हारे बेटे की बात कुछ और है। समय बदल गया है, और साहूकार हमेशा समय के साथ चलता है। इतना कहकर साहूकार कुछ मुद्राएं अशोक को सौंप देता है, जो 1 महीने बाद ये रकम चुका देना। इसकी नौबत ही नहीं आएगी साहूकार जी, मैं 1 महीने से पहले ही आपको रकम चुका दूंगा। इतना कहकर अशोक अपने पिता आदित्य के साथ वहां से चला गया। अशोक के जाते ही साहूकार का नौकर बोला, इसे कहते हैं किस्मत। कुछ वर्ष पहले ये कुम्हार खाना भी पड़ोसियों से मांगता था, और देखो, इसके पुत्र ने इसकी किस्मत ही बदल दी। यही बात तो मुझे पसंद नहीं आई। कल का गरीब कुम्हार आज अपने पुत्र के साथ
मेरे सामने ऐसा खड़ा था मानो गांव का जमींदार हो। तुम चिंता मत करो, इसे मैंने जानबूझकर कर्ज दिया है। कुछ दिन बाद इसी कर्ज पर भारी ब्याज लगाकर इसकी आंखों के सामने इसके बेटे की जमीन छीन लूंगा और उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर दूंगा। अगले दिन आदित्य राज्य से बीज लेकर आया। और अपनी पत्नी राधा, पुत्री चंपा और पुत्र अशोक के साथ खेत में बीज बोने लगा। कुछ दिन बाद जब खेत में फसल बढ़ रही थी, तभी अचानक साहूकार वहां पर आ धमका। मुझे मेरा धन अभी चाहिए। लेकिन साहूकार, आपने तो 1 महीने का समय दिया था। साहूकार एक कागज अशोक को थमा देता है। अशोक कागज पढ़कर बुरी तरह क्रोधित हो गया। ये क्या है साहूकार? हमने आपसे जितना कर्ज लिया था, ये रकम उससे 3 गुना ज्यादा है। जानता हूँ, लेकिन इसकी ब्याज कौन चुकाएगा? ब्याज आखिर किस हिसाब से लगाया तुमने? इतनी कि अगर मैं अपनी जमीन बेच दूं तब भी पूरा ना हो पाए। मुझसे कोई सवाल करने की हिम्मत अब तक किसी ने नहीं की है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करोगे। साहूकार, मैं तुम्हारी शिकायत राजा विक्रम से करूंगा और ये कागज जिस पर तुमने रकम लिखी है, ये तुम्हारे विरुद्ध सबूत होगा। ये सुनकर साहूकार चौंक गया। जाकर शिकायत कर ले। मेरे खिलाफ गांव में कोई गवाही नहीं देगा। ये तो समय बताएगा। मैं गांव वालों को अन्याय के विरुद्ध खड़ा करूंगा। याद रखना, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। तुम्हारा अत्याचार अब चरम पर है। सच्चाई तो ये है, तुम ये पचा नहीं पाए कि एक गरीब कुमार का बेटा मुखिया की जमीन कैसे खरीद सकता है। जब भी कोई छोटा आदमी मेहनत से बड़ा बनता है तो तुम जैसे घमंडी लोगों को वो बात हजम नहीं होती। ये सुनकर साहूकार गुस्से से वहां से चला गया। अशोक तुरंत अपने पिता आदित्य के पास पहुंचा और सारी घटना बताई। साहूकार के पाप का घड़ा भर चुका है। चलो हम महाराज से उसकी शिकायत करते हैं। उसी समय मुखिया भी वहां पहुंच गया। चिंता मत करो आदित्य, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। गांव वाले वही करेंगे जो मैं कहूँगा। साहूकार के अत्याचारों की गवाही गांव का एक एक आदमी देगा। आदित्य और अशोक जंगल की ओर से होते हुए राज्य की ओर जा रहे थे। तभी अशोक की नजर एक तालाब के किनारे बैठे एक वृद्ध पुरुष और एक वृद्ध स्त्री पर पड़ी। पिताजी, वो देखिए, तालाब के पास एक बूढ़ा व्यक्ति और एक बूढ़ी औरत बैठे हुए हैं। उनके वस्त्र तो किसी राजघराने के लगते हैं। आदित्य ने गहरी नजर डाली। तुमने सही कहा, वहाँ पास में घोड़े भी बंधे हुए हैं। चलो चलकर पूछते हैं। इतना कहकर आदित्य और अशोक उन दोनों के पास पहुंच गए। कौन हो तुम दोनों? मेरा नाम अशोक है और ये मेरे पिताजी आदित्य हैं। हम दोनों राजा विक्रम से मिलने राजमहल जा रहे थे। ये सुनकर वृद्ध व्यक्ति चौंक गया और फीकी मुस्कान के साथ बोला, राजमहल? लेकिन किस कार्य से?
आपके गांव के साहूकार के अत्याचार के विरुद्ध शिकायत करने। तुम्हें महल जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे सामने ही राजा विक्रम स्वयं बैठा है और ये मेरी पत्नी रानी रुक्मणी। ये सुनकर आदित्य और अशोक स्तब्ध रह गए। महाराज, लेकिन आप जंगल में इस प्रकार अकेले क्यों बैठे हुए हैं? हम तो वर्षों से जंगल में भटक रहे हैं। महल का सारा कार्यभार हमारे मंत्री ने संभाल रखा है। क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप इतने दुखी क्यों प्रतीत हो रहे हैं? राजा विक्रम ने अशोक को गंभीर दृष्टि से देखा और धीरे धीरे बोला, कोई और पूछता तो मैं कभी नहीं बताता, पर न जाने क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा और तुम्हारा कोई जन्म जन्मांतर का संबंध है। राजा विक्रम अपनी गर्भवती पत्नी रानी रुक्मणी के साथ जंगल में खड़ा था। तभी उसकी नजर एक गर्भवती हिरनी पर पड़ी। मुझे मांस खाना है। मेरा मन कई दिनों से हिरण खाने को कर रहा है। ये तुम क्या कह रही हो? वो हिरनी गर्भवती है। तो क्या हुआ? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने आज तक जो भी मांगा मैंने दिया, ये इच्छा भी पूरी करूंगा। इतना कहकर राजा विक्रम ने एक तीर चलाया। तीर लगते ही हिरनी तड़प तड़प कर मर गई। राजा विक्रम और रानी रुक्मणी जैसे ही मृत हिरनी के पास पहुंचे, अचानक एक साधु वहां पर प्रकट हो गया। तो जैसा निर्दयी राजा मैंने जीवन में नहीं देखा। एक गर्भवती हिरणी पर तीर चलाते हुए तेरे मन में कोई दया नहीं आई। तभी रानी रुक्मणी को प्रसव पीड़ा होने लगी। हे साधु, मुझे अभी महल लौटना होगा। मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है। अब कोई लाभ नहीं होगा राजन। तूने एक गर्भवती के जीवन का मान नहीं रखा तो तेरी पत्नी को संतान पाने का कोई अधिकार नहीं। साधु ने मंत्र पढ़ा और अगला वाक्य बोला, अब तेरी पत्नी का गर्भ शून्य हो जाएगा। शिशु इस जंगल में किसी गरीब के घर पलकर बड़े संस्कारों वाला बनेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसे लोग उस बालक की परवरिश करें, क्योंकि अगर तुमने पाला तो उससे भी क्रूरता सिखाओगे। इतना कहकर साधु वहां से अंतर ध्यान हो गया। राजा विक्रम की आंखें भर आईं। उस दिन जब मैं रानी को लेकर महल पहुंचा और जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, रानी के गर्भ से शिशु अदृश्य हो गया। तब से हम उस साधु को और अपने पुत्र को खोजते हुए जंगल जंगल भटक रहे हैं। मैं तो अपने पुत्र का चेहरा भी नहीं देख पाई। काश एक बार फिर से वो साधु मुझे मिल जाए। अशोक और आदित्य स्तब्ध हो गए। तभी वहां पर एक साधु प्रकट हो गया। उसे देखकर आदित्य चौंक पड़ा। आप तो वही साधु महाराज है जो वर्षों पहले मुझे मिले थे, जब मुझे वो जादुई मटका मिला था। और
ये वही साधु महाराज है जिन्होंने मेरी पत्नी को श्राप दिया था और मेरी पत्नी की कोख से मेरा पुत्र गायब हो गया था। साधु धीरे से मुस्कुराता है और आदित्य की ओर देखने लगता है। दरअसल तुम्हें जो मटका मिला था वो कोई जादुई मटका नहीं था। क्या मतलब है आपका साधु महाराज? आपने तो कहा था कि ये एक चमत्कारी मटका है। नहीं, मैं जानता था कि तुम धन की नहीं पुत्र की कामना करोगे। तुम्हारी आंखों में संतान की तड़प मैंने देखी थी, इसलिए मैंने तुमसे केवल एक चेतावनी दी थी, लालच मत करना। जानते हो जो पुत्र जिसे तुमने मांगा था वो किसका पुत्र था? तो किसका था? साधु राजा विक्रम की ओर मुड़ता है। वो पुत्र राजा विक्रम का था, वही पुत्र जो प्रसव पीड़ा के समय उसकी पत्नी की कोख से गायब हो गया था। साधु राजा की ओर दृष्टि जमाकर कहता है, क्या तुम्हें याद है मैंने कहा था तेरा पुत्र उस स्थान पर परवरिश पाएगा जहां उसे सच्चे संस्कार मिलेंगे। अगर वो तेरे पास पलता तो तुझ जैसा क्रूर बनता। राजा विक्रम के नेत्र नम हो जाते हैं। वो शिशु जब अदृश्य हुआ था उसी क्षण वो मटका उसी दिव्य बालक का पात्र बन गया, और जब आदित्य ने मटके से पुत्र की इच्छा प्रकट की वो शिशु उसे प्रदान कर दिया गया। मुझे क्षमा कर दीजिए साधु महाराज, मुझे और मेरी पत्नी को अपनी भूल का पूर्ण पश्चाताप है। तुम्हारा पश्चाताप तुम्हारी संतान के 20 वर्षों के वियोग से पूर्ण हो गया है। ये रहा तुम्हारा पुत्र। इतना कहकर साधु वहां से अंतर ध्यान हो गया। राजा विक्रम अशोक को गले लगा लेता है। अशोक की आंखों में भी आंसू छलक उठते हैं। आदित्य की आंखें भी नम हो जाती हैं। मैं जानता हूँ कि ये पुत्र तुम्हारे साथ पला है और यही कारण है कि ये तुम्हें ही अपना पिता मानता है, लेकिन मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ तुम सब मेरे साथ महल चलो। मेरा पुत्र इस राज्य का राजकुमार है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। अशोक राजा विक्रम और रुक्मणी को अपने गांव ले आता है। गांव में जंगल वाली घटना की खबर आग की तरह फैल जाती है। साहूकार ये समाचार सुनते ही कांपने लगता है। वो डरते डरते अशोक के पास आता है। मुझे क्षमा कर दो राजकुमार अशोक, मुझे क्षमा कर दो। आज का दिन खुशी का है, क्षमा कर देता हूँ, लेकिन याद रखना अगर दोबारा किसी किसान को दबाने की कोशिश की तो तुम्हारी सारी उम्र कारागार में ही कटेगी। साहूकार भयभीत होकर वहां से भाग जाता है। पिताजी, आपने मुझे सिर्फ जीवन ही नहीं दिया बल्कि चरित्र भी दिया है। तू मेरा पुत्र था या नहीं, पर तू मेरे संस्कारों से जन्मा है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। चंपा मुस्कुराकर अपने भाई अशोक के कंधे से लग जाती है